नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिध्वनि संकेतों का अनुस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता यानी कि गतिशीलता कौशल में प्रयोग, यूज ऑफ इकोलोकेशन इन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स। आपको मालूम है, कुछ दृष्टिबाधित बालक या व्यक्ति कुछ आवाज करके चलते हैं जब वो किसी कमरे के पास, दीवार के पास होते हैं, जैसे हेलो हेलो, बच के, इस प्रकार के आवाज करके वो लोग चलते हैं। क्यों चलते हैं? इसका एक विशेष कारण है। कभी वो क्लैपिंग करते हैं, कभी चुटकी बजाते हैं। तो मुंह से क्लिक क्लिक की आवाज करना, अंगूठे उंगलियों की मदद से चुटकी बजा के चलना, या ताली बजाकर, या पैरों के कदम ताल से, पहने हुए जूते चप्पलों या गीत गुनगुनाते हुए मोटी आवाज में, या छड़ी द्वारा उत्पन्न आवाजों से वो क्या करते हैं, वो सोनार उत्सर्जन कर और इससे प्राप्त होने वाली जो प्रतिध्वनित गूंज है उसको वो सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं? ताकि जो सामने जो बाधा हो उसके बारे में उनको पता चल जाए। और ये काम वो शुरू से करते रहे हैं। 1749 में फ्रांस डेट्रॉइट में इस प्रकार के बाधाओं से बचने के लिए एक दृष्टिबाधित व्यक्ति का इसमें प्रारंभिक विवरण दिया गया था। लेकिन शुरुआत में इसको बाधा के समझ यानी कि ऑब्स्टिकल सेंस के जो तंत्र थे, जो अंतर्निहित तंत्र थे, वो अस्पष्ट थे। लोग ये सोचते थे कि ये कुछ गिफ्टेड लोग हैं दृष्टिबाधित, और ये इस प्रकार से अपने आप को बाधाओं से बचाते हैं। लेकिन असल में बाद में अनुसंधान के द्वारा ये पता चला 1940 और 50 के दशक में कि जो इकोलोकेशन है, जो प्रतिध्वनि गूंज है, वास्तव में हमारे जो ऑडिबल सेंस है, श्रवण इंद्री की अनेक विशेषताओं में से एक था, और इसे वास्तव में कोई भी सीख सकता था। प्रतिध्वनि जो गूंज है यानी कि इकोलोकेशन व्यापक रूप से चलने फिरने में एक प्रकार से फंक्शनल एडवांटेज देता है, और 20 से 30% के बीच पूरी तरह से जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जो टोटल ब्लाइंडनेस के केस होते हैं, जो कंजेनिटल ब्लाइंड के केसेस होते हैं, वो इनका उपयोग अक्सर चलने फिरने के लिए करते हैं, खासकर इंडोर मोबिलिटी में और कभी कभी आउटडोर सेटअप में भी। हम लोग देख सकते हैं कि इकोलोकेशन नेत्रहीन जो लोग होते हैं, इनके वास्तविक जीवन में स्वतंत्र मोबिलिटी के रूप में बहुत एक लाभ प्रदान करता है। उनको चोटों से बचाता है, उनको सामने आने वाले बाधाओं के बारे में संकेत देता है। और यही नहीं, जो नव दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं, रिसेंटली ब्लाइंडेड लोग होते हैं, अगर वो इस स्किल को सीख जाते हैं तो उनका एडजस्टमेंट इस ब्लाइंडनेस वाली लाइफ में आराम से हो सकता है। हालांकि जो रिसेंटली ब्लाइंडेड जो लोग होते हैं, उनको इस कौशल को प्राप्त करने के लिए कठिन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ये जो स्किल है बहुत आसानी से नहीं आती, इसके लिए समय लगता है। और इस कौशल का दृष्टि दिव्यांगजन द्वारा सीखा जा सकता है, परंतु ये हम देख सकते हैं कि सीख तो साइटेड भी सकते हैं, लेकिन होता क्या है, साइटेड को इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती है। तो जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं आमतौर पर इकोलोकेशन के स्किल को प्राप्त करने में बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि कंडीशनल उनको इसकी जरूरत ज्यादा महसूस होती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इकोलोकेशन होता है। कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है, वो सामने किसी दीवार से, किसी ठोस पदार्थ से, ठोस वस्तु से, दीवार हो या कोई ट्रक के पीछे वाला हिस्सा हो, या कोई वृक्ष हो, या बिजली के पोल हो, वहां से टकरा करके साउंड वापस एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की तरफ या किसी एक व्यक्ति की तरफ वापस आते हैं। और इसको हमारे दिमाग में जो कॉर्टिकल क्षेत्र है उसमें प्रसंस्करण करने के लिए ये भाग समर्पित होता है, तो ये इस चीज को परसीव करता है। और ये संभव है कि दृष्टि दिव्यांगजन का जो मस्तिष्क है, जो प्रतिध्वनि गूंज यानी कि इकोलोकेशन स्किल को प्राप्त करने के लिए प्रीमेडियल इकोलोकेशन के क्षेत्र का लाभ उठाता है। यानी प्रीमेडियल मतलब दिमाग में ये जो स्किल प्राप्त करने की क्षमता होती है, ये
इनेट होती है, ये पहले से ही मौजूद होती है, तो इसका लाभ दृष्टिबाधित व्यक्ति उठाने की चेष्टा करता है। इकोलोकेशन का जो कौशल होता है दृष्टि दिव्यांगजन द्वारा सीखा जा सकता है, परंतु मैंने कहा नेत्रहीन जो लोग होते हैं आमतौर पर इकोलोकेशन का लाभ उठाने में बेहतर सिद्ध होते हैं, क्योंकि इसकी उनको खास जरूरत पड़ती है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को वातावरण में बिना किसी तकलीफ के चलने फिरने के लिए, खासकर इंडोर वातावरण में, और कभी कभी इसका प्रयोग वो लोग आउटडोर वातावरण में भी करते हैं। नाउ किस किस चीज में लाभ हो सकता है? जो स्थानिक संवेदन क्षमता है, इसमें इकोलोकेशन के द्वारा सुधार कर सकता है। इकोलोकेशन के माध्यम से किसी स्थान की दूरी, किसी स्थान को पहचानना, किसी की गति को पहचानना, आकार को पहचानना, सतहों को पहचानना, इनको निर्धारित करना, जो सतहों की जो सामग्री होती है उनको निर्धारण करने में भी क्षमता में सुधार आ सकता है। नेत्रहीन जो लोग होते हैं दृष्टिबाधित, उदाहरण के लिए इकोलोकेशन का उपयोग कर सकते हैं कि जो दूर की वस्तु है, क्या वो मेटल की बनी है, धातु की बनी है, या लकड़ी की बनी है, या ठोस ईंटों की दीवार है, कमरा भरा है या कमरा खाली है, कमरे का आकार छोटा है या कमरे का आकार बड़ा है, और कमरा किस मटेरियल से बना हुआ है, इत्यादि इत्यादि। इन सब चीज की जानकारी वह प्राप्त कर सकता है। या दीवारों के बीच एक दीवार समाप्त हुई और दूसरी दीवार आरंभ हुई, इसके बीच में जो छोटा सा अंतराल है उसका अंतर भी महसूस कर सकते हैं। दीवार सामने एक ही दीवार है, सपाट दीवार है, एक कोने की दीवार है, या दो कोने की दीवार है, या दीवार तीन कोने की है, या दीवार के ऊपर छत भी है या नहीं है, खुली है, तो इन सब चीज का पता इकोलोकेशन के माध्यम से पता चलता है। यही नहीं, खंभों की स्थिति, चाहे खंभे मोटे मोटे हों, और यहाँ तक कि बहुत सारे जो दृष्टि दिव्यांगजन होते हैं वो छोटे से पतले पतले जो बिजली के खंभे होते हैं रास्तों में चलते समय, उसका भी वो आइडिया लगा लेते हैं, प्रतिध्वनि के गुणों के द्वारा वो पता लगा लेते हैं। और इकोलोकेशन के माध्यम से कमरे की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये मैं आपको तस्वीर में बता रहा हूं। बिजली के पोल तक दृष्टिबाधित, अगर वो इस कौशल में बहुत ही कुशल है, तो वो बिजली के पोल तक को पता लगा सकता है। और कुछ जैसे कि मैंने कहा, जो इसमें कुशलता पूर्वक इसको सीख लेते हैं, वो तो 2-3 मीटर की दूरी से भी बाधाओं का निर्धारण कर लेते हैं, और उचित समय और उचित दूरी पर अपने बाधाओं को पता लगा करके उससे कैसे बचना है उसका वो आइडिया लगाते हैं, और सफलतापूर्वक नेविगेशन भी कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि दीवार के सामने पहुंचते पहुंचते और हमें आम आदमी को ये लगने लगता है कि भाई इसने तो दीवार में टकरा ही जाना है, परंतु दृष्टिबाधित जो है प्रतिध्वनि के प्राप्त संकेतों के माध्यम से अपने आप को उस दीवार से या उस ऑब्स्टेकल से बचाता है और आराम से नेविगेट कर लेता है। और यही बात जो दृष्टिवान लोग होते हैं उनको आश्चर्य से भर देती है। इसी क्षमता को वो कभी कभी ईश्वरीय शक्ति या मन की आंखें या गॉड गिफ्टेड आदि नाम से भी उसको सुशोभित करते हैं। बाहरी वातावरण में मोबिलिटी करते समय जो भारी भरकम ट्रक के टेलबोर्ड होते हैं, पीछे वाले हिस्से, जहां पर अक्सर छड़ी तो नीचे चली जाती है, चेहरा सामने टेलबोर्ड में टकरा सकता है, या ऑटो के पीछे वाले हिस्से अक्सर जहां पर किसी को भी लग सकता है कि भाई एक दृष्टिबाधित जाकर के चोट खा सकता है, लेकिन इकोलोकेशन के माध्यम से इस भारी वातावरण में भी मोबिलिटी करते समय इकोलोकेशन के द्वारा प्राप्त सूचनाओं से वो अपने आप को, जो उत्पन्न बाधा है उससे अपने आप को बचा लेता है और आराम से मोबिलिटी करते हुए दूसरे रास्ते से, सुरक्षित रास्ते से निकल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोलोकेशन प्राप्त हुआ और ये दृष्टिबाधित अपने आप को बचाते हुए दूसरे रास्ते से
निकल गया। लेकिन आम लोगों के दृष्टि में ये क्या होता है, आम लोगों की दृष्टि में ये अजीबोगरीब स्थिति होती है। कुछ लोग कहते हैं ये मैनरिज्म है, या ज्ञान की कमी के कारण जो ये महत्वपूर्ण कौशल है ये आजकल ज्यादा उपयोग में करने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये मैनरिज्म का एक हिस्सा हो गया है कि आप मुंह से आवाज निकाल के चलते हैं, और ये लोग ये समझते हैं कि ये सामाजिक व्यवहार के प्रतिकूल है, इसलिए कभी कभी इस चीज को ब्लाइंडिज्म भी कह दिया जाता है। और विशेष रूप से जो इकोलोकेशन है वो है ये दृष्टिबाधित लोग सोनार उत्सर्जन उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जैसे उंगलियों को चटकाना, चुटकी बजाना, पैरों और छड़ी के मदद से ध्वनि उत्पन्न करना, और जो प्रतिध्वनि उसके समक्ष आ रही है उसको परसीव करके अपने आप को बचाना, जीभ के माध्यम से आवाज निकालते हुए वातावरण में नेविगेट करना, या गुनगुनाते हुए, या दो शब्द बार बार बोलना, बच के चलो, हेलो हेलो, इस प्रकार से। तो लोगों को ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन ये लोगों को तो अजीब लग सकती हैं, लेकिन ये दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए, बालक के लिए, ये चलने फिरने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। तो वास्तविक जीवन में इसका बहुत प्रयोग होता है, खासकर हॉस्टल्स वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में, जहाँ थोड़ी ज्यादा भीड़ होती है, बच्चे एक दूसरे से बच करके चलना चाहते हैं, टकराना नहीं चाहते दीवारों से, पिलरों से। तो ये कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल एडवांटेज देता है। और ये जो ऑब्स्टेकल सेंस है, जिसका कि फायदा ज्यादा उठाना चाहिए था, जिसको कि हमें बढ़ाना चाहिए था, हम उसको घटाने में या उसको उस आदत को कम करने में ज्यादा जोर देने लगे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया ठीक है, दुनिया एक्साइटेड समाज के हिसाब से ही बनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दृष्टिबाधित अपने ही तरीके से चलना फिरना चाहता है और उसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें लग सकती हैं तो लगने दीजिए, लेकिन इसका लाभ उसको चोटों से बचाता है, उसको चलने फिरने में या चले छूना में मदद देता है, तो ये उसको जरूर करने दें। तो मेरा ये वीडियो आज यहाँ समाप्त हुआ। आपने इसको सुना, धन्यवाद सभी का। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको लगता है महत्वपूर्ण तो इसको शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद।